हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब ये डिसोल्यूशन का वीडियो नंबर 3 है, जहाँ पर हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है ना। इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, और वहाँ पर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था असेट्स और लाइबिलिटीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको अपने को डिसोल्यूशन अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है ना। तो देखो, अब मैं एक बार पहले तो पुराना वाला चीज़ रिवाइज करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। मैंने आपको पुराने वीडियो में एक तो कंसेप्ट ये बताया था कि सारे असेट्स और लाइबिलिटीज, ऑल असेट या लाइबिलिटीज, एक्सेप्शंस मैंने बता ही दिया था। इनको हमेशा कहां पे ट्रांसफर करेंगे अपन लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सारे असेट्स और लाइबिलिटीज एक्सेप्शन के अलावा हमेशा कहां पे ट्रांसफर होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, वंस दीज असेट एंड लाइबिलिटीज, एक बार ये असेट और लाइबिलिटी अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए तो उसके बाद ध्यान रखना उस असेट और लाइबिलिटी की जो बुक वैल्यू है ना, वो बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी। मेरी बात फिर सुनना, एक बार ये असेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए तो वो सारा का सारा अकाउंटिंग कहां से होगा? रियलाइजेशन के थ्रू होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, मान लो ये हमारी बिल्डिंग थी, एक पार्टनरशिप फर्म की एक बिल्डिंग थी। हमने डिसीजन लिया फर्म को बंद करना है। हमने इस बिल्डिंग की वैल्यू असेस करी, मान लो बिल्डिंग की वैल्यू आई 5 लाख रुपए। हमने बिल्डिंग की वैल्यू असेस करी, बिल्डिंग की वैल्यू आई 5 लाख रुपए। अब क्योंकि फर्म को बंद करना है तो हमने एक बार अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आप एक चीज समझो, आपने एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, इसका मतलब बिल्डिंग खत्म नहीं हो गई है, बिल्डिंग बुक्स में जीरो हो गई है, बट बिल्डिंग फिजिकली तो है ना। अब क्योंकि फर्म बंद हो गई है तो अपन क्या करेंगे? इस बिल्डिंग को सेल आउट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जो हमने इसको ट्रांसफर किया था तो हमने एंट्री करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अपन ऐसे एंट्री करी थी ना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। मान लो 5 लाख से करी। अब मैंने क्या किया, मैंने जब इसको मार्केट में मैं फिजिकली बेचने गया तो मान लो इस बिल्डिंग का आया मेरे पास 4 लाख रुपीज। जब हम इस बिल्डिंग को सेल आउट करने गए तो मान लो बिल्डिंग का अमाउंट आया 4 लाख रुपीज। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने इस बिल्डिंग को बेचा मेरे पास बिल्डिंग के आ रहे हैं 4 लाख रुपीज, तो अब बिल्डिंग को बेचने पे एंट्री ऑब्वियसली बात है बैंक तो डेबिट करूंगा। लेकिन अब ये ध्यान रखना, बैंक टू बिल्डिंग नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी कहां पे ट्रांसफर हो चुकी है? रियलाइजेशन में। तो अब एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई बात समझ में? मतलब जब भी हम लोग कोई असेट को रियलाइज करते हैं, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहले असेट्स और लाइबिलिटी जो एक्सेप्शन बता रखे उसके अलावा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, उसके बाद उनको मार्केट में बेचो और रियलाइजेशन कर लो। तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री ये करी, बट इसको तो फिजिकली बेचेंगे तो बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसकी एंट्री ये होगी। उसी तरह ध्यान रखना, अज्यूम करो मेरी कोई लाइबिलिटी है जिसका मेरे को पेमेंट करना है। अज्यूम करो मेरी कोई लाइबिलिटी है जिसका मेरे को पेमेंट करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरी कोई लाइबिलिटी है, अगर उसका मेरे को पेमेंट करना है तो मैंने क्या बोला? पहले अज्यूम करो क्रेडिटर्स चल रहे हैं, क्रेडिटर्स चल रहे हैं 3 लाख रुपीस के। मैंने पहले क्रेडिटर्स को क्लोज किया, एंट्री करी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और वो एंट्री करी मैंने 3 लाख रुपए से। अब जैसे एंट्री ये करी, क्रेडिटर्स की बुक्स में वैल्यू जीरो हो गई। बुक्स में जीरो है बट क्रेडिटर्स तो आपसे पैसा मांगेगा ना। आपने क्रेडिटर को क्लोज किया, आपने एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख रुपए। अब आप एक चीज समझना, आप जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे और मान लो आपको ऐसा बोल रहा है कि अपना फाइनल सेटलमेंट क्रेडिटर से हो गया 2,90,000 रुपए, अपन ने बोला भैया हमारी फर्म बंद हो रही है, कम करो, फाइनल सेटलमेंट हुआ 2,90,000 रुपए, तो इसको पेमेंट की एंट्री अलग होगी। लेकिन अब नॉर्मली क्रेडिटर्स को पेमेंट की एंट्री क्या करते हैं अपन? क्रेडिटर्स टू बैंक। लेकिन इस केस में ध्यान रखना, क्योंकि क्रेडिटर्स कहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं? रियलाइजेशन में। तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो एंट्री होगी 2,90,000 रुपीज से। आई बात समझ में? तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, पहले असेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद असेट को रियलाइज करने की एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। अब मान लो सिचुएशन ऐसे गिवन है कि इस बिल्डिंग को अपना एक पार्टनर है, ABC, 3 पार्टनर्स हैं।
इस बिल्डिंग को पार्टनर बोलता है भैया मैं मेरे घर लेके जाऊंगा, मतलब ये बिल्डिंग टेक ओवर ए कर रहा है, ए बोलता है बिल्डिंग मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो आप, ये बिल्डिंग मार्केट में मत बेचो। अब ए बोलता है मार्केट में जो ये बिल्डिंग आप मेरे को दे दो, 4 लाख रुपए मैं लेने को तैयार हूं। अब भले ही कोई पार्टनर बिल्डिंग ले रहा है, लेकिन उससे आप ये वाली एंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये वाली एंट्री तो एज इट इज होगी, आपको क्लोज तो करना ही है। लेकिन हाँ, अब इंस्टेड ऑफ बैंक आप बैंक की एंट्री नहीं करोगे, बैंक की बजाय अब आप एंट्री क्या कर दोगे, आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू रियलाइजेशन। आप एंट्री कर दोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से कर देंगे, अब हम लोग 4 लाख रुपए से कर देंगे। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि अब हमने ए के कैपिटल को डेबिट कर दिया। और कैपिटल डेबिट क्यों किया, क्योंकि ए लेके जा रहा है तो ए से पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो हमने एडजस्टमेंट कहां कर दिया, कैपिटल में। फाइनल सेटलमेंट होगा तब उतना कैपिटल कम पे करेंगे। तो कभी भी कोई पार्टनर अगर असेट लेके जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह मान लो क्रेडिटर्स को फाइनल सेटलमेंट करना है 2,90,000 रुपए का, और बी बोलता है फाइनल सेटलमेंट मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, बी बोलता है मैं सेटलमेंट कर दूंगा फाइनल। तो उसमें भी ध्यान रखना, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में जो ट्रांसफर करना ही है उस एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब अपन लोग बी को पेमेंट करते ना क्रेडिटर्स को, तो फिर हम रियलाइजेशन टू बैंक नहीं करेंगे, फिर ये वाली एंट्री नहीं होगी। फिर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल, और वो हो जाएगी 2,90,000 रुपीज से। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना कि सारे असेट लायबिलिटी रियलाइजेशन तो क्लोज करना ही है। पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट लेके जा रहा है तो। पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर अपन उसको मार्केट में बेच रहे हैं, असेट को बेच रहे हैं, तो बैंक टू रियलाइजेशन। और क्रेडिटर्स को मार्केट में पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन टू बैंक। ये सिंपल लॉजिकल एंट्री है अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पहले अच्छे से नोटिंग कर लो आप पूरा एक बार, है ना। नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्शन के अलावा टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको मैंने बताया था। रियलाइज ऑल द असेट बाय सेल, सारे के सारे एसेट को रियलाइज करो बेच करके। एंड पे ऑल द लायबिलिटीज आफ्टर दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ध्यान से समझना, सारा काम कब करना है, वंस दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो करना ही है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट, बैंक टू रियलाइजेशन अगर असेट को रियलाइज करना है तो। और फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, अपन फिर बैंक मार्केट में नहीं बेच रहे हैं उसको, कैपिटल को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी सेटल कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक एंट्री था जो मेरे को लगता है आपको प्रॉपर वे में क्लियर होगी, ठीक है ना। असेट लायबिलिटी को रियलाइजेशन में कैसे क्लोज करना है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रियलाइजेशन टू असेट, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना है। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना है, और वर्कमैन कंपनसेशन जो जितना फ्री उतना ट्रांसफर नहीं करना है। असेट साइड में क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना है, कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं करना है, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं करना है, और पार्टनर्स का जो लोन है, बोलो बोलो फटाफट, जो पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, सॉरी फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को, उसको ट्रांसफर नहीं करना है अपने, और फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर नहीं करना है। उनको फिक्टिशियस एसेट कहां पे क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर कैश इन एंड कैश एट बैंक का क्या होगा, आगे पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ आया। अब हम लोग समझते हैं अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग जो अगला कंसेप्ट सीख रहे हैं बेटा, वो अभी मैंने आपको बताया था। अब हम लोग सीख रहे हैं अनरिकॉर्डेड असेट और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं अगर अनरिकॉर्डेड असेट और लायबिलिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अनरिकॉर्डेड असेट और एक मैं बात कर रहा हूं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट मतलब ऐसा असेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कहलाता है अनरिकॉर्डेड असेट। उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब समझना ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, जो बुक्स में नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब मेरी बात समझना, अज्यूम करो अनरिकॉर्डेड असेट है, जैसे मान लो अपन फर्म को डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने पे अपने को मान लो कोई फर्नीचर मिल गया पुराना सा था। अब ध्यान रखना अगर अनरिकॉर्डेड असेट है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। बोले क्या सर, हाँ बच्चों,
बेटा ध्यान रखना, अगर अनरिकॉर्डेड असेट है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अपन जैसे एंट्री करते हैं ना, रियलाइजेशन टू असेट या लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, ऐसे अपने को रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर नहीं करना है। मतलब अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। अब मान लो मेरे पास ये पुरानी सी एक चेयर थी, ये एक पुरानी सी चेयर का फोटो मैंने बना दिया, एक पुरानी सी ये चेयर थी मेरे पास में, ठीक है ना। अब ये चेयर को क्या किया, मैं इस चेयर को, बहुत पुरानी थी, जो बुक्स में ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका था, इसकी बुक्स में वैल्यू 0 थी, अनरिकॉर्डेड था। अब फर्म बंद हो रही है, ऐसा होता है ना, अपन बंद करते हैं कोई चीज को, अपन कभी घर को भी बंद करते हैं, घर खाली करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता लगती है जो कभी हमने देखी नहीं है। साफ सफाई कर रहे थे, उस साफ सफाई में पता लगा ये फर्नीचर अपने पास ऐसा पुराना पड़ा है जो बुक्स बैलेंस शीट में था नहीं। अब बैलेंस शीट में नहीं था तो रिलेशन में तो ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन अब अपन सोच रहे हैं भैया इसको बेचे जो पैसा आ जाए वो पता तो चले। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसको मार्केट में बेचने गया, मान लो इसके मेरे को 500 रुपए आए। कितने रुपए आए? 500 रुपए आए। तो अगर मैं अनरिकॉर्डेड असेट को मार्केट में बेचता हूं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल, आपको क्लोज नहीं करना है, बट अगर आप बेचोगे तो जो पैसा होगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बैंक टू रियलाइजेशन। सारा ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन के थ्रू होगा। उसी तरह मान लो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका मेरे को पेमेंट करना है, तो ट्रांसफर तो करना नहीं है क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, बट पेमेंट करूंगा तो एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। अब अज्यूम करो ये फर्नीचर पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, और ए बोलता है ये फर्नीचर मैं मेरे घर पे लेके जा रहा हूं। ए बोलता है फर्नीचर मेरे को पसंद आ गया, मैं लेके जा रहा हूं। अब मेरी बात समझना, अगर ए ये फर्नीचर लेकर जाएगा उसके घर पे, तो एंट्री क्या होगी? आप इसमें रिलेशन में तो क्लोज करोगे नहीं, तो इंस्टेड ऑफ बैंक हम लोग क्या एंट्री कर देंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मान लो ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसको पेमेंट करना है, ए बोलता है मैं पेमेंट करूंगा, तो टू बैंक की बजाय हो जाएगा रिलेशन टू एस कैपिटल अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ध्यान रखना, ऐसे असेट और लायबिलिटी जिनका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और अगर उनका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो अगर अपन उनको रियलाइज करते हैं तो एंट्री करेंगे सिंपल बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर उसको पेमेंट करना है तो एंट्री कर देंगे रिलेशन टू बैंक। अगर ए पार्टनर है वो लेके जा रहा है तो एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर ए बोलता है मैं लायबिलिटी को पे करूंगा तो रिलेशन टू एस कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? अब एक बार पहले नोटिंग कर लेते हैं, फिर पूरा अच्छे से समझ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। नो, तो अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ध्यान से समझना बच्चों, अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब कैसे होता है तो ध्यान से समझो, आप लोग पूरा नोटिंग कर रखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार, तो आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड असेट ऑब्लिक लायबिलिटीज, unrecorded asset oblique liability refer to all those asset and liability. Unrecorded asset oblique liability refer to all those asset oblique liability which are not recorded in books of account. जो books of account में क्या नहीं हो रही? recorded नहीं हो रही है। These asset और liability may be written off or omitted to be recorded from the books. या तो write off हो चुकी है या बुक से omit हो चुकी है, हम भूल चुके हैं पहले। अब अभी मैंने बताया since they are not recorded, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही, दे आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। हाउएवर अनरिकॉर्डेड असेट कैन बी रियलाइज, लेकिन अनरिकॉर्डेड असेट क्या हो सकता है? रियलाइज हो सकता है। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नीड टू बी पेड ऑफ, उसको पे करना पड़ेगा। अब फॉर रियलाइजिंग अनरिकॉर्डेड असेट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ पार्टनर टेक ओवर अनरिकॉर्डेड असेट, मान लो कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर को पेमेंट करना है, पार्टनर पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो अनरिकॉर्डेड असेट को, लायबिलिटी को रिलेशन में क्लोज नहीं करना है, बट अपने को अगर उसको बेच के पैसा आता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, अगर उसको पेमेंट करना है तो रिलेशन टू बैंक। कोई पार्टनर लेगा तो कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर पे करेगा तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और अच्छे समझ लेना, whenever asset is set off against any liability, जब भी कोई असेट हम लोग किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं, मान लो मैंने मशीन, क्रेडिटर को पेमेंट करना था, उसको बोला भैया ये मशीन लेके चला जा, तो उस केस में नो एंट्री विल बी पास, तो नो अकाउंटिंग एंट्रीज पास। फॉर एग्जांपल मशीन गिवन टू क्रेडिटर, देन नो एंट्री विल बी पास। मतलब असेट को हमने सेट ऑफ किया लाइबिलिटी के अगेंस्ट, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन जो रिलेशन में क्लोज करना है वो तो एज इट इज करेंगे, क्रेडिटर भी क्लोज होगा, मशीन भी क्लोज होगी। ये मैं बात कर रहा हूं, ना तो बिकने की एंट्री होगी ना पेमेंट करने की एंट्री होगी, ठीक है ना।
हाउएवर दे विल बी ट्रांसफर टू रिलेशन, ना तो सेल की एंट्री होगी ना पेमेंट की एंट्री होगी, बट रिलेशन क्लोज तो करना ही है अपने को। तो ये कंसेप्ट और ध्यान रखना, जब भी असेट को सेट ऑफ करते हैं लाइबिलिटी के अगेंस्ट तो नो एंट्री इज पास, ठीक है ना। अब हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ना थोड़े से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक बार आप देखना। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश। क्या बोल रहा है, अपने को जर्नल एंट्री पास करनी इन ट्रांजेक्शन की ए एंड बी के पार्टनर्स हैं, आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब असेट और लाइबिलिटी को अपन लोग कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ए टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ध्यान से पढ़ना, ए ने क्या किया, 50% ऑफ स्टॉक लेकर गया, कितने डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वॉज ₹4 लाख। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने क्या किया, 50% ऑफ स्टॉक ले लिया, ठीक है ना। ए ने 50% ऑफ स्टॉक लिया, कितने डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वॉज ₹4 लाख। तो आप बताओ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, 4 लाख रुपीज है। ध्यान से समझना मेरी बात, स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है, 4 लाख रुपीज है। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है ए ने 50% ऑफ स्टॉक ले लिया, मतलब कितने का स्टॉक लेकर गया, ए 2 लाख का स्टॉक लेकर गया, रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख का रिमेनिंग बचा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इस पे 20% डिस्काउंट है, मतलब 40,000 का डिस्काउंट हुआ, तो लेकर कितने पे गया, 1,60,000 पे लेकर गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 160, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, 2 लाख का, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। इसके ऊपर 30% प्रॉफिट आया, मतलब बेचा कितने पे, 2,60,000 पे। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन 260। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 160, बैंक टू रियलाइजेशन 260। गेटिंग माय पॉइंट। तो फर्स्ट एंट्री देख लो, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 160, बैंक टू रियलाइजेशन 260। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड केस देखते हैं, डेटर्स टू। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सब कुछ रियलाइजेशन में क्लोज हो चुका है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, अपने को आगे वाली एंट्री करनी है रियलाइज होने की। डेटर्स 2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,000, 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। तो 264 का डेटर्स है जिसके अंदर से डाउटफुल डेट 24,000 है, 48,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव बैड, मतलब 264 माइनस 48 करो। तो 264 में से अगर मैं 48 को लेस करता हूं तो वो आता है 2,16,000, मतलब 2,16,000 रुपीज के डेटर हमारे बिके। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,16,000, बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख was sold for ₹8 lakh through a broker who charged 2% कमीशन। बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख थी, बेचा कितने पे, 8 लाख पे, एक ब्रोकर के थ्रू जिसने 2% कमीशन लिया। तो 8 लाख पे अगर मैं 2% निकालता हूं तो 8 लाख पे 2% आता है 16,000 रुपीज। तो मतलब हमारे पास नेट आया कितना, 8 लाख माइनस 16,000, 7,84,000 रुपीज आए। मेरी बात फिर से समझना, 8 लाख पे अगर मैं 2% निकालता हूं तो 16,000 रुपए। तो 8 लाख में अगर मैं 16,000 रुपए घटाता हूं मतलब मेरे पास पॉकेट में आए कितने, 7,84,000 रुपीज आए। तो बुक डेट वो सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। बिल्डिंग हमने बेची उसके ब्रोकर के थ्रू। तो सिंपल बैंक टू रियलाइजेशन 7,84,000। तो देखो बैंक टू रियलाइजेशन 7,84,000। मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। अब पता है यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट और अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन क्या गिवन है, मशीनरी, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कंसेप्ट कि जब भी कोई असेट सेट ऑफ होता है लाइबिलिटी के अगेंस्ट, मान लो हमने मशीन दे दी क्रेडिटर को, तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू क्रेडिटर, मतलब हमने इस मशीन को सेट ऑफ किया क्रेडिटर के अगेंस्ट, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। देयर इज नो एंट्री पास फॉर दिस। व्हेनेवर असेट इज सेट ऑफ अगेंस्ट लाइबिलिटी तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है हमको, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000, रियलाइज 150%। तो 40,000 का 150% 60,000, तो बैंक टू रियलाइजेशन 60,000 से एंट्री हो गई। आई बात समझ में।
तो ये सारी एंट्रीज हमने इस केस में करी, ठीक है ना। नाउ इसी अब देखो बच्चों, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसमें एक कंसेप्ट और है जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद डिस्कस करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर ए एंड बी। ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 20,000। मतलब ये एग्जांपल अनरिकॉर्डेड एसेट का है, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ओल्ड फर्नीचर जो रिटर्न ऑफ था बुक्स में, उसको बेचा हमने 20,000 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला, Z, an old customer whose account for ₹10,000 was written off his bad debt in previous year, paid 70%। तो ये अनरिकॉर्डेड कस्टमर, अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसने 70% पे किया, 10,000 का 70%, 7,000 है, तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इसकी एंट्री हो जाएगी। A agreed to take over firm goodwill not recorded in the books of firm at ₹50,000। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पार्टनर लेकर गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 से आप एंट्री कर दोगे इसकी, ठीक है ना। There was an old computer which had been written off from the books. It was estimated to realize ₹5,000. It is taken over by B, a partner, at estimated price less 30%. ओल्ड कंप्यूटर था जो बुक से अपन राइट ऑफ कर चुके थे, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, टेकन ओवर बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। तो 5,000 में 30% लेस क्या, 1,500, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, ये भी जीरो हो चुके हैं। दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 15, तो 20,000 और 15 रुपये वैल्यू हो चुके हैं। 1,000 शेयर थे, मतलब 30,000 वैल्यू है, 20,000 रुपीज़ है, 1,000 20 रुपी है। अब 20 देखो समझ लेना कैसे हो रहा है, मैंने 20,000 डिवाइड किया 1,000 से, तो वैल्यू 20 रुपीज़ आई। अब इसको वैल्यू कितने पे करा है, 15 पे, तो 1,000 इंटू 15 मतलब 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट हुए। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए और बी पार्टनर्स हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको गिवन नहीं, तो इक्वल, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन 7,500 से इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको समझ आता है। एक बार फटाफट इसकी एंट्री मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ। जो सारी एंट्री मैंने बोली थी वो सारी एंट्री एज इट इज है, बैंक टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल, बीस कैपिटल रियलाइजेशन, ए बी टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो बच्चों ये अपना एक बेसिक कंसेप्ट होता है अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और बेसिक अपने को प्रोसीजर क्या होगा डिसोल्यूशन का, ठीक है ना। तो होप करता हूँ तुमको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो चैनल को लाइक तो करना ही है, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, फटाफट हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप पे हो नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज कैसे होती है, ठीक है ना। तो टिल देन स्टे ट्यून, इलस्ट्रेशन 6 उसी वीडियो के अंदर कराऊंगा मैं, तो तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी एट होम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब स्टूडेंट एक कंसेप्ट और अच्छे से ध्यान रख लेना, अभी मैंने आपको